नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं ओम प्रकाश बिश्नोई राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में आज हम लाइब्रेरियन एग्जाम 2016 के पेपर में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। यह सीरीज राजस्थान की उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसमें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इस पेपर के प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतया निम्न काल से संबंधित थे। तो ये पुरातात्विक स्थान मध्य पाषाण काल के माने जाते हैं। राजस्थान के मध्य पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थलों की बात करें तो इसमें बागोर, तिलवाड़ा और विराटनगर ये तीन प्रमुख पुरातात्विक स्थान मध्य पाषाण काल के माने जाते हैं। वैसे पाषाण काल को तीन भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। राजस्थान के पूरा पाषाण कालीन पुरातात्विक स्थलों को देखें तो इसमें डीडवाना जो नागौर में है यह सबसे प्राचीन पुरातात्विक स्थल माना जाता है जो पूरा पाषाण काल का है। इसके अलावा विराटनगर भी पूरा पाषाणकालीन और मध्य पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थलों में सम्मिलित किया जाता है। नव पाषाण काल की बात करें तो नव पाषाण काल में आहड़ जो उदयपुर में है, बार बार इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। गिलुंड राजसमंद का और कालीबंगा हनुमानगढ़। तो आहड़, कालीबंगा और गिलुंड यहाँ पर नव पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो इन तीनों बातों को ही आप ध्यान रखें। मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष डीडवाना, विराटनगर और इंद्रगढ़ कोटा से मिले हैं। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष बागोर, तिलवाड़ा और विराटनगर से मिले हैं। इसके अलावा नव पाषाणकालीन सभ्यताओं के अवशेष आहड़, कालीबंगा और गिलुंड राजसमंद से प्राप्त हुए हैं। बागोर भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर स्थित पुरातात्विक स्थल है और तिलवाड़ा है ये बाड़मेर का पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? तो मुगलों के साथ सबसे पहले संधि करने वाले आमेर या राजस्थान के शासक थे भारमल। यह राजस्थान के पहले राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करके संधि की। इन्होंने जनवरी 1562 में सांबर झील के किनारे अकबर के साथ में अपनी पुत्री का विवाह किया जिसका नाम था मानमती, मानबाई या इसे हरकाबाई के नाम से भी जाना जाता है और मुगल राजपूतों में ये मरियम उज मयनी के नाम से भी जानी जाती थी। ठीक है, तो सांबर झील के किनारे इन्होंने मानमती का या हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ में संपर्क किया था। तो इसे आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहां पराजित की गई? तो देबारी 1680 इसका 3 नंबर वाला ऑप्शन है करेक्ट। इस युद्ध के दौरान मेवाड़ के महाराणा जय सिंह थे, क्योंकि राज सिंह 1680 में ही चल बसे थे और मारवाड़ के शासक अनूप सिंह, साथ ही मुगल सम्राट औरंगजेब था जिन्होंने मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेना को देबारी कहाँ है? उदयपुर में, यहाँ पर पराजित किया। नेक्स्ट, निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 ईस्वी में घोषित किया था? तो शहजादा अकबर ने जनवरी 1681 में अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया था। ये वह अकबर नहीं है जिन्होंने प्रताप के साथ में युद्ध किया था। यह औरंगजेब का चौथा पुत्र है जिसका नाम शहजादा अकबर है। तो इसे ध्यान में रखें। इन्होंने नाडोल पाली में स्थित है, यहाँ पर जनवरी 1681 में स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह है वो घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा एक सही मेल नहीं है? राणा कुंभा गुहिल, राणा सांगा गुहिल, राव मालदेव राठौड़, राव चंद्रसेन भाटी। तो राव चंद्रसेन भी राठौड़ राजवंश से संबंधित हैं। जैसलमेर के शासक भाटी वंशीय थे और गुहिल और सिसोदिया के बारे में
मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मेवाड़ का जो संपूर्ण राजवंश है उसे हम गुहिल कह सकते हैं, लेकिन 1326 में अमीर सिसोदिया ने यहाँ पर सिसोदिया राजवंश की नींव डाली और उसके बाद में मेवाड़ के शासक अपने नाम के आगे राणा और महाराणा लगाया किया करता था और ये वंश सिसोदिया वंश कहलाने लग गया था। लेकिन इसकी जो उत्पत्ति है वो गुहिल से गुहादित्य से हुई थी, इसलिए इस संपूर्ण राजवंश को 1326 के बाद और 1326 के पहले भी गुहिल राजवंश भी कहा जाता था। लेकिन 1303 में जो चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था रावल रतन सिंह के नेतृत्व में, तो रावल शाखा राव रतन सिंह के कालखंड तक ही रही। 1303 में रावल शाखा का अंत हो गया और 1326 में हमीर सिसोदिया ने यहाँ पर सिसोदिया वंश की नींव डाली और उसके बाद में ये जो वंश है वो सिसोदिया वंश कहलाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन भारत में लड़े गए थे। विकल्प 1 है देवराई, 2 धर्मत, सामूगढ़ और समेल। उनका कालक्रम निम्नानुसार है। तो इन युद्धों को सही कालक्रम के अनुसार सेट करना है। पिछले पेपर में भी हमने इस प्रकार के युद्धों को सही कालक्रम अनुसार सेट किया था। तो इतिहास के जो भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध हैं उनके अगर पूरी की पूरी डेट आप याद ना रख पाओ तो भी ठीक है, लेकिन उसके जो सन हैं उन्हें आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो इस विकल्प में अगर आपको देवराई का युद्ध, सामूगढ़ के युद्ध के बारे में आप पता नहीं भी है तो भी यहाँ पर धर्मत का युद्ध और समेल का युद्ध ये काफी प्रसिद्ध युद्ध रहे हैं और इसके बारे में अक्सर स्टूडेंट्स को पता ही होगा। ये जनवरी 1544 में हुआ था और उसके बाद में देखते हैं कि धर्मत का युद्ध कब हुआ। ठीक है, तो धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 को। अब इन दो विकल्पों के बारे में हमें पता है और इनके बारे में अगर हमें नहीं भी पता है तो उनका अगर कालक्रम हम सेट करने जाए तो 4 के बाद में 2 कौन से ऑप्शन में है सबसे पहले हमें देखना है, क्योंकि पहले तो 1544 आएगा और उसके बाद में 1658 आएगा। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर 4 लास्ट में दिया गया है तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पर भी 4 लास्ट में है तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर पहले 4 दिया हुआ है और उसके बाद में 2 दिया हुआ है। ठीक है, और अंतिम जो विकल्प है यहाँ पर भी पहले 2 दिया हुआ और फिर 4, तो 1658 तो पहले आ नहीं सकता 1544 से। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें ऑप्शन 4 के बाद में सीधा 2 दिया गया हो। ठीक है, तो बाकी वाले जो ऑप्शन है वो वैसे ही सेट हो गए, सामूगढ़ और देवराई। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ इन युद्धों के बारे में। गिरी समेल का युद्ध है ये जनवरी 1544 में मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मालदेव के यशस्वी सेनानायक जेता और कुंपा ने नेतृत्व किया था और वो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। इसके अलावा ये जो 3 युद्ध हैं ये मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष था। धर्मत का युद्ध, देवराई का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध, ये तीनों ही युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ था। धर्मत मध्य प्रदेश में स्थित है। इस युद्ध में दारा शिकोह का साथ जोधपुर या मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह ने दिया और औरंगजेब के साथ में उसका भाई मुराद था। ठीक है, और इस युद्ध में दारा शिकोह को पराजित किया गया। उसके बाद में ये अप्रैल 1658 को लड़ा गया था। ठीक है, तो उसके बाद में सामूगढ़ जो कि आगरा में है, यहाँ पर जून 1568 को फिर से दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य युद्ध हुआ और अंततः देवराई या दोराई स्थान जो अजमेर के पास स्थित है, यहाँ पर मार्च 1659 को दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य युद्ध हुआ और अंततः दारा शिकोह को शिकस्त दी गई, पराजित किया गया और अंततः औरंगजेब विजयी रहा और उन्होंने सम्राट का पदभार ग्रहण किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोला मारूरी वात किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ढोला मारूरी वात खुशाल चंद्र के द्वारा लिखी गई थी। यह नरवर के राजकुमार ढोला और पुंगल देश की राजकुमारी मारू के प्रेम प्रसंग पर आधारित वात या कथा है। ढोला मारूरी वात के अलावा कवि कल्लोल ने एक रचना लिखी है जिसका नाम है ढोला मारूरा दूहा। ठीक है, तो ढोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल द्वारा लिखा गया है और ढोला मारूरी वात है ये खुशाल चंद्र के द्वारा लिखी गई है। नयन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य की रचना की थी। अगला प्रश्न है, सन 1177 सामंत सिन्हा के द्वारा डैश डैश के हाथों पराजित होने बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न को बोर्ड ने अंततः डिलीट किया है। डूंगरपुर राज्य की स्वतंत्र रूप से स्थापना पृथ्वी सिंह ने की थी। पिछले वीडियो सेशन में हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। जब 1527 का खानवा का युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में राजपूताना के अनेक शासकों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें वांगड़ के शासक उदय सिंह भी थे। उदय सिंह ने अपने जीवन काल में ही वांगड़ प्रदेश को 2 भागों में विभक्त कर दिया, जिसमें बांसवाड़ा का उत्तराधिकार अपने पुत्र जगमाल को और डूंगरपुर का जो उत्तराधिकार है वो पृथ्वी सिंह सौंप दिया था। और 1527 के जो खानवा का युद्ध हुआ था उस युद्ध में उदय सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। तो पृथ्वी सिंह को डूंगरपुर का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे डूंगरपुर राज्य का जो नाम है वो डूंगरिया भील के नाम पर पड़ा माना जाता है और विजयपाल डूंगरपुर के अंतिम शासक माने जाते हैं। कीर्तिपाल चौहान की बात करें तो ये जालोर में चौहान राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं। इतिहास में इसे कीतू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, गणगौर का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो इसमें एक भी विकल्प ऐसा नहीं है जो इसके सही आंसर की ओर इंडिकेट करे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है वो चैत्र मास होगा। इस प्रश्न को भी बोर्ड ने डिलीट किया था क्योंकि यहाँ पर चैत्र का कहीं भी विकल्प नहीं दिया गया है। गणगौर त्योहार के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यह त्योहार चैत्र मास की प्रतिपदा से यानी कि चैत्र कृष्णा एकम से शुरू होता है और चैत्र शुक्ला तृतीया तक चलता है, यानी कि ये 18 दिनों तक चलने वाला राजस्थान का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। और इस त्योहार की एक खास विशेषता यह भी है कि इस त्योहार में सबसे ज्यादा गीत गाए जाते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा गीत गाए जाने वाला राजस्थान का त्योहार कौन सा है? तो ये है गणगौर। इस त्योहार में गण यानी शिव और गौर यानी पार्वती, यानी कि शिव पार्वती की पूजा की जाती है। विवाहिता स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हुई शिव पार्वती की पूजा करते हैं और अविवाहिता कन्याएं अपने अच्छे पति की कामना करते हुए इस त्योहार को धूमधाम से मनाती हैं। गणगौर का त्योहार मुख्यतः उदयपुर और जयपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि चैत्र शुक्ला पंचमी को गुलाबी गणगौर है वो कहाँ पर मनाई जाती है। तो आपको अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर शतसही किस भाषा में लिखी है? तो सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर शतसही को पिंगल भाषा में लिखी गई है। ठीक है, राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों को अगर पिंगल और डिंगल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है या मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है उसे डिंगल कहा जाता है और जो पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है जिसमें मुख्यतः ब्रिज भाषा का प्रभाव और खड़ी बोली हिंदी का प्रभाव देखा जाता है तो ये पिंगल भाषा के अंतर्गत आता है। कवि सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राजकीय कवि थे। इन्होंने वीर शतसही, राम रंजाट, बलद विलास जैसी रचनाएं लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतारकीन का दरवाजा स्थित है? तो अतारकीन का दरवाजा नागौर में स्थित है। इस दरवाजे की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, इल्तुतमिश द्वारा अतारकीन के दरवाजे की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है?
तो राजस्थान के दो ऐसे किले हैं जिनका नाम तारागढ़ है, जिसमें एक तो है बूंदी का किला और एक है अजयमेरु दुर्ग या अजमेर का किला। इन दोनों किलों का नाम यद्यपि तारागढ़ है, लेकिन तारागढ़ नाम के पीछे भी दोनों का रहस्य अलग अलग है। अजयमेरु या अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का जो नाम है, यह मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज की पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम है वो तारागढ़ पड़ा था, क्योंकि मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज की रानी तारा के कहने पर ही पृथ्वीराज ने इस दुर्ग का है वो पुनर्निर्माण करवाकर इसका नाम है वो तारागढ़ रख दिया था। और ये जो बूंदी का किला है, इसे तारागढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऊंचे पहाड़ पर स्थित है और नीचे से देखने पर तारे की भांति दिखाई देता है, इसीलिए इसे तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। और इस अजयमेरु दुर्ग को गढ़बीटली, राजस्थान का जिब्राल्टर और राजस्थान की कुंजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? तो काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी नागौर के ही काजी थे। इसे हमीदुद्दीन नागौरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है वो एक हो जाएगा, नागौर। काजी हमीदुद्दीन नागौरी चिश्ती संप्रदाय से संबंधित हैं। ये कृषि कार्यों से अपनी आजीविका चलाते थे और सादा जीवन व्यतीत किया करते थे, इसीलिए अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसे सुल्तान उल तारकीन की संज्ञा दी थी, यानी सुल्तान उल तारकीन, जिसका मतलब होता है सन्यासियों का सुल्तान। तो सन्यासियों का सुल्तान भी हमीदुद्दीन नागौरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हवा महल के बारे में सत्य है? तो इस पूरे के पूरे प्रश्न को बोर्ड ने डिलीट कर दिया है, क्योंकि इसमें एक भी ऐसा कथन नहीं है जो कि सत्य हो, क्योंकि इसमें जो पहला विकल्प है उसका निर्माण प्रताप सिंह द्वारा 1792 में बनाया गया था, उसके 5 मंजिल है। तो यहाँ तक प्रताप सिंह ने करवाया ये बात सही है इसमें, और 5 मंजिल है ये भी सही है, लेकिन 1792 यह सन है ये गलत है, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो 1799 में करवाया गया था। और इस महल के वास्तुकार लालचंद थे, इसे भी ध्यान में रखें, कई बार पूछा गया है। और इसकी जो 5 मंजिलें हैं, इन 5 मंजिलों के बारे में भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी पहली मंजिल का नाम क्या है या इसकी 5वीं मंजिल का नाम क्या है। तो हवा महल की 5 मंजिलों का नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसकी प्रथम मंजिल का नाम है शरद मंदिर, दूसरी मंजिल का नाम है प्रताप मंदिर, तीसरी मंजिल का नाम है रतन मंदिर, चौथी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर और 5वीं मंजिल का नाम है प्रकाश मंदिर। ठीक है, तो इन पांचों मंजिल को आप क्रम वाइज याद रखें, शरद, प्रताप, रतन, विचित्र, प्रकाश। ठीक है, पहली मंजिल है शरद मंदिर और 5वीं है वो प्रकाश मंदिर है। ठीक है, इस महल को आपने प्रत्यक्षतः भी देखा होगा या फिर इमेज में भी देखा होगा। तो यह महल मुकुट की आकृति का प्रतीत होता है और इसमें अनेकों जालियां हैं। कभी कभी इसमें जो खिड़कियां हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें 953 विंडो है। इतनी खिड़कियां इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि राजपूतों में पहले पर्दा प्रथा हुआ करती थी और महिलाओं को पर्दे के अंदर ही रहना पड़ता था, इसलिए इस महल में अनेकों खिड़कियां बनवा दी, जिससे कि शहर में कोई भी महत्वपूर्ण फेस्टिवल या कोई भी आयोजन हो तो महल में खड़ी रानियां और नारियां भी उस दृश्य को है वो आसानी से देख पाए। तो इसी उद्देश्य के लिए यहाँ पर अनेक खिड़कियां बनाई गई थी। तो हवा महल के बारे में ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं इन्हें आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है 84 खंबा छतरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा कराया गया था। तो इसमें पहला ही ऑप्शन है वो असत्य है, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। ठीक है, यह छतरी बूंदों के पास देवपुरा गांव में स्थित है। यहाँ पर बूंदो नहीं है, बूंदी है, सिचुएट देवपुरा विलेज नियर बूंदी। ठीक है, देवपुरा गांव के पास बूंदी में है, यह भी सही है, यह भी सही है। और इसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य कराया गया था, तो यह भी सही है। तो इसमें 1 नंबर वाला ऑप्शन है ये गलत है, तो इसका राइट आंसर
ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनायका, हाथीगोड़ा एवं कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित हैं, जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो ये गुफाएं झालावाड़ में स्थित है। तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। एक तो विनायका, हाथीगुड़ा और कोलवी की गुफाएं कहाँ पर है। अगली बार ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि झालावाड़ में स्थित हाथीगुड़ा और कोलवी की गुफाएं किससे संबंधित है। तो ये बुद्ध की गुफाएं हैं, ठीक है ना, बुद्ध गुफाएं हैं। तो इन्हें भी आप ध्यान में रखें। विनायका, हाथीगुड़ा और कोलवी की बुद्ध गुफाएं हैं जो झालावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है। तो सुनहरी कोठी टोंक में स्थित है। इस कोठी का निर्माण नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने करवाया था। इसके निर्माता का नाम एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ, नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान, जिसने इस कोठी का निर्माण करवाया था। और इस कोठी को पूर्व में शीश महल के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, शीश महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाला झालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप सोचते होंगे कि झाला झालिम सिंह है वो कोटा राज्य का शासक था। तो इसमें 1 नंबर वाला विकल्प है, यही गलत है। झाला झालिम सिंह कोटा राज्य का शासक नहीं था, बल्कि यह कोटा का एक फौजदार था। जो पूरा का पूरा शासन तंत्र था वो इसके हाथों में था। यह एक महान कूटनीतिज्ञ और राजनेता था और कोटा राज्य का जो भी शासन है वो पूर्णतः इसके नियंत्रण में था। इन्होंने पिंडारियों के साथ भी मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए और कोटा राज्य का जो शासन है वो उसमें निहित था। तो ये जो तीनों कथन है ये सत्य है, ये कथन 1 नंबर वाला असत्य है। नेक्स्ट है, 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। तो 1817 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के साथ में संधि करने वाले राज्य थे किशनगढ़, करौली और कोटा। यहाँ पर कभी कभी शासकों के नाम भी पूछा जाता है कि 1817 की सहायक संधियों में हस्ताक्षर करने वाले उक्त राज्य के शासक कौन थे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस संधि में कोटा की ओर से हस्ताक्षर किए थे उम्मेद सिंह ने। करौली की ओर से हस्ताक्षर करने वाले शासक का नाम था हरबख्शपाल और किशनगढ़ की ओर से हस्ताक्षर किए थे कल्याण सिंह ने, ठीक है। तो ये जो शासक थे इन्होंने 1817 की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधियां हुई थी उसमें हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा मेवाड़ भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भीम सिंह ने 1818 में अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे और करौली में मैंने बता दिया हरबख्शपाल और मारवाड़ में हस्ताक्षर करने वाले शासक थे मान सिंह, जिसने जनवरी 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के साथ में हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब कब्जा किया था। तो आहुआ पर ब्रिटिश सेना ने कब्जा किया था 24 जनवरी 1858 को, ठीक है। 1857 के विद्रोह को अगर आहुआ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आहुआ में कुशाल सिंह के नेतृत्व में 2 बार अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी। पहली बार 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पर जोधपुर की सेना और क्रांतिकारियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें उन्होंने जोधपुर की सेना को पराजित किया। उसके 10 दिन बाद में 18 सितंबर 1857 को जोधपुर और ब्रिटिश की संयुक्त सेना ने चेलावास नामक स्थान पर क्रांतिकारियों से मुठभेड़ की। इस युद्ध को काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है और इस युद्ध में जोधपुर का उस समय पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन था। उस मोक मेसन की यहाँ पर हत्या कर दी क्रांतिकारियों ने और उसका जो सिर काटकर आहुआ के किले के द्वार पर लटका दिया था। उसके बाद में इस क्रांति की जो सूचना है वो भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग तक पहुंच गई और कैनिंग ने लॉर्ड होम्स के नेतृत्व में यहाँ पर सेना भेजी
जब होम्स के नेतृत्व में विशाल सेना आउवा की ओर आ रही थी तो क्रांतिकारियों ने सोचा कि अब मुठभेड़ करने से या सामना करने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर हमारी जीत असंभव है। तो यह सोचकर यहाँ के क्रांतिकारियों के नेतृत्वकर्ता आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह मेवाड़ की ओर चले गए और मेवाड़ के रावत जोध सिंह ने उन्हें अपने यहाँ पर शरण दी थी। उसके बाद में 24 जनवरी 1858 को ब्रिटिश सेना ने पुनः आउवा पर है वो कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो यह थी पूरी आउवा की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भगत आंदोलन का नेतृत्व गोविंदगिरी, गोपपालिया और पुंजाधीर जी ने किया था। गोविंदगिरी ने 1883 में संत सभा की स्थापना की थी और 1883 में ही दयानंद सरस्वती जी ने भी एक सभा की स्थापना की थी उदयपुर में, उसका नाम था परोपकारिणी सभा। और ये जो संत सभा है और ये भगत आंदोलन है, यह भी गोविंदगिरी ने दयानंद सरस्वती जी की प्रेरणा से ही इन्होंने शुरू किया था। 1881 ईस्वी में गोविंदगिरी की दयानंद सरस्वती जी से मुलाकात हुई और वहां से सरस्वती जी से प्रेरणा पाकर उन्होंने भील जनजाति में व्याप्त चोरी, डकैती, नशा और विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियां थी उन्हें दूर करने के लिए भगत आंदोलन चलाकर एक सभा की स्थापना की जिसका नाम था संप सभा। गोविंदगिरी के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इनका जन्म है वो 1858 में डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव में एक बंजारा के परिवार में हुआ था और 1913 का जो मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ था तो उसमें भी गोविंदगिरी ही मुख्य अभियुक्त माने गए और उन्हें 10 वर्ष तक कारावास में भी रखा गया था। नेक्स्ट है किसान पंचायत, जिसकी स्थापना सन 1916-17 ईस्वी में की गई थी। इस संगठन का संबंध था तो 1916-17 में स्थापित किसान पंचायत का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है और 1917 में ही बिजोलिया किसान आंदोलन में मन्नालाल पटेल की अध्यक्षता में ऊपरमाल पंच बोर्ड की भी स्थापना की गई थी। बिजोलिया के बारे में आप भली भांति परिचित होंगे। यह भीलवाड़ा का एक ठिकाना था जहां पर किसानों पर विभिन्न प्रकार की, जिसमें 84 प्रकार बताए जाते हैं, 84 प्रकार की किसानों पर लाग बाग थोपी जा रही थी सामंतों द्वारा, जागीरदारों द्वारा। तो इसके विरुद्ध में 1897 में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में किसान आंदोलन शुरू हुआ जो 1941 तक चला। ये राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न को भी बोर्ड ने डिलीट किया है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर इसके जो गठनकर्ता थे उसका नाम आता है जमनालाल बजाज। जिसके अध्यक्षता में की गई थी वो थे कर्पूर चंद पाटनी। ठीक है, तो कर्पूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की, जिसमें जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री जैसे नेता शामिल थे। नेक्स्ट, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो ये कहा था बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। तो राजस्थान का एकीकरण है वो 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 के मध्य संपन्न हुआ था, जिसके द्वितीय चरण में यानी कि पूर्व राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ इत्यादि जो रियासतें हैं वो शामिल हुई थी। और इसी दौरान चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। विलय पत्र से संबंधित एक दो प्रश्न और पूछे जाते हैं कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो बीकानेर के शार्दुल सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक थे और धौलपुर के नरेश उदयभान सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के अंतिम शासक थे, जिसने 14 अगस्त 1947 को विलय पत्र में हस्ताक्षर किया और 15 अगस्त 1947 को भारत है स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की सीरीज में बस इतना ही। चलते चलते मैं आपको एक प्रश्न पूछ कर जाता हूँ
जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपका सवाल है, अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया? ऑप्शन है केसरी सिंह, गोपाल सिंह खरवा, साधु सीताराम दास, जोरावर सिंह। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही इस प्रश्न के संबंध में आपको और भी जानकारी अगर ध्यान में है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसका सही जवाब आपको अगले वीडियो में प्राप्त होगा। राजस्थान जीके और विभिन्न विषयों से संबंधित टेलीग्राम पर ऑनलाइन क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से 10 बजे के बीच में राजस्थान जीके, भारतीय संविधान, करंट अफेयर्स, हिंदी इत्यादि विभिन्न विषयों से संबंधित डेली टेस्ट होते हैं, जिसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करें और दूसरे प्रतियोगियों की तुलना में आपकी तैयारी किस प्रकार की है उसका भी आप परीक्षण करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार।